स्टार्ट करते हैं। आज नया टॉपिक है पाल कला। पाल कला के बारे में आप लोग में से कोई कुछ एक आध लाइन बता सके? पाल कौन थे? उस समय बिहार था। बिहार कब बना है? हाँ, 12 में। 12 में बिहार बन गया। बंगाल अलग हुआ। फिर बिहार बना कब? उड़ीसा भी तो अलग हुआ था बिहार से। हाँ, 36 में। तो आप एकाएक 12 में ही बिहार को बना दे रहे हैं, जबकि 36 में ही एक्चुअल जो बिहार आज शेप में है, और बाद में 2002 में, 2001 में, 2000 में झारखंड अलग हुआ है। तो देखिए, अगर हम उत्तराखंड की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ बिहार की बात कर रहे हैं। तो ये डायरेक्ट आप जब पाल कला का कहा जाता है कि जो बंगाल के शासक थे, तो देखिए इनका मौर्य काल में जो शुरुआत हुई रचनात्मक कार्यों की, वो अगर माना जाए तो वो इसमें आके परिपक्व हो जाती है। क्योंकि गुप्त काल में जो होता है तो उसका एविडेंसेस बिहार से बहुत कम मिलता है, क्योंकि गुप्त काल में रहता तो राजधानी पटना में है, पाटलिपुत्र में रहता है, लेकिन इनकी एक और राजधानी हो जाती है। कहाँ पे? तो सही हो तो फिर हमको ये नहीं समझ में आता ना कि जैसे तुम लोग सही भी बोलते, हम तुम्हारी तरफ देखते हैं ना, सीधे करते हुए लग रहा है कि गलत बोल दिए। मैं अब देखना भी बंद कर दें। 3 बार बोले हो ठीक है, लेकिन जैसे हम तुम्हारी तरफ देखते हैं ना, तो लगता है कि नहीं, कुछ गलत हो गया। देखिए, इसलिए हम आपको ये एहसास हमेशा दिलाते रह रहे हैं ना कि आपको कितना भी कोई कंफ्यूज करे, अगर पढ़ के गए हैं तो हम सही हैं तो हैं। उसमें ये नहीं कि अब जैसे हम देखें आंसर सीधे बदल जाएगा, नहीं बदलना है आंसर। तो पाल कला ये कहाँ का फोटोग्राफ्स है, कोई बता सकता है? हाँ, विक्रमशिला होगा। जब पाल कला हम पढ़ा ही रहे हैं तो या तो 2 जगह का फोटो ले आएंगे, या तो विक्रमशिला, क्योंकि उदंतपुरी का तो कोई एविडेंसेस मिला नहीं, या फिर सोमपुर या सोमपुरा। कहाँ पे है? बांग्लादेश में है। बस ये दोनों के अलावा हम तीसरा महाविहार कहाँ से ले आएंगे? तो आज हम वो सोमपुरा का भी महाविहार दिखाएंगे जो बांग्लादेश में है, क्योंकि आपको ये कंफ्यूजन नहीं रहे कि दोनों में क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, तो अब आते हैं इसके कला पे। तो देखिए, इन्होंने 3 मुख्य कलाओं पे जोर दिया है। एक है इनका स्थापत्य कला, दूसरा है स्कल्पचर्स यानी मूर्ति कला। मूर्ति कला में दोनों आ जाते हैं, स्टोन स्कल्पचर्स भी आ जाते हैं और टेराकोटा भी आ जाते हैं। इनके मूर्ति कला में एक अंतर हो जाता है। जैसे अभी तक आपने जो देखा वो टेराकोटा फिगरीन होते हैं, मतलब एक इंडिविजुअल। इसमें क्या होगा कि वो प्लेक के रूप में आ रहे हैं। जैसे ईंटा देखे हैं ना, उस टाइप से वो चौकोर, और वो कहीं कहीं महाविहारों में आपको फिक्स किए हुए दिख जाएंगे। यानी टेराकोटा प्लेक का भी कॉन्सेप्ट इस समय यहाँ आ जाता है। यानी टेराकोटा, उसको फलक कहते हैं, तो टेराकोटा प्लेक का भी ये कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक है, और तीसरा है इसका जो कला, वो है पेंटिंग्स यानी चित्रकला। तो ये 3 प्रकार के कलाएं हम लोग को पाल काल में देखने को मिल रही है। अब है कि स्थापत्य कला में क्या रहेगा। तो एक तो या तो बुद्धिस्ट महाविहार रहेंगे, या फिर स्तूपा रहेगा, और हिंदू टेम्पल रहेंगे। जबकि एक आध जो ये फोटो डाला है, बस एक आध टेम्पल्स का उदाहरण मिल रहा है जो कहलगांव के पास है। बाकी ये उदाहरण हम लोग को नहीं मिल रहा है। लेकिन महाविहार में आप देख रहे हैं, ये कहाँ का है?
नालंदा का है। हम पढ़ा रहे हैं विक्रमशिला में, नालंदा का फोटो लेके क्यों आएंगे? देखिए यही अंतर हो जाता है, क्योंकि दोनों बिहार में अगर आप अलग से देखेंगे फोटोग्राफ्स, अगर दोनों का मिक्सअप कर दिया जाए तो आप अलग नहीं कर पाएंगे। क्यों? आइए सर। आइए सर, ठीक है सर, आइए। ऑनलाइन वाला से परेशान होगा, इसीलिए क्या आवाज आवाज नहीं आ रही।
2 मिनट ज़्यादा नहीं लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है आपको क्या पूछता है मैं बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन है वो मौर्ज, दूसरा पाल, अल्टरनेट, या फिर टोटल का टोटल पूछेगा या मधुबनी पूछता है, ठीक है ना। कला में इतना ही आता है, शॉर्ट में भी लॉन्ग में भी। तो क्या है कि आपके सामने पता है कि 4 से 5 ही जो है शॉर्ट्स में क्वेश्चन, ये कल्चर से क्वेश्चन होता है, एक आता ही आता है। तो क्या किसको मार्क्स मिलेगा? मार्क्स उसी को मिलेगा जो अच्छे से उसको प्रेजेंट करेंगे, जो अच्छे से डायग्राम बनाएंगे और जो अच्छे से मैपिंग करके उसको लोकेट करेंगे। क्लियर है ना? उसको सबसे अधिक मार्क्स आएगा। जनरली बाकी लोगों को कम कम मार्क्स आएंगे। तो ये क्वेश्चन ये आपका है। उसी तरह से पर्सनालिटी बेस्ड देखेंगे तो क्या कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है? हाँ, महात्मा गांधी और हाँ पंडित नेहरू, यस, सुभाष चंद्र बोस, यस। ये 4-5 पर्सनालिटी है जहाँ से एक क्वेश्चन वो भी आउट है। मतलब एक क्वेश्चन वो आउट, एक क्वेश्चन वो आउट, 3 क्वेश्चन लिखना है, 2 आपका ऐसे हो गया। उसके बाद जो है आपका असहयोग, सविनय, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि चंपारण, और फिर एक्ट वाला पूरा देख लेना है। तो इसीलिए हिस्ट्री एंड कल्चर का जो पोर्शन है, जो फर्स्ट पेपर के फर्स्ट सेक्शन है, उसके लिए आपको स्कोर सबसे अधिक लाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उसका लास्ट सेक्शन जो है वो है स्टैटिक्स का, डीआई का। तो इसीलिए पहला वाला जो पोर्शन है ना, पूरा हिस्ट्री में नंबर तभी आएगा जैसे आपको बता रहे हैं उसके हिसाब से आपको पूरी तैयारी करनी है, ठीक है। आपका पूरा नॉर्मली जो आपको नोट्स मिलेगा उसके हिसाब से लिखने से नंबर नहीं आएगा। प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, और मैंने प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए पहले भी क्लास में आप लोगों को गाइड किया था, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को करना है। लेकिन आपको करना सिर्फ यही है कि आप क्या चल रहा है ना, RANJIT, नहीं पहले IS आएगा। कुछ भी डाल दो, IS रंजीत न्यूमेरिकल 1। ये जो है ना टेलीग्राम चैनल है जिस पे आप भेज दीजिएगा, ठीक है। बाकी व्हाट्सअप तो अभी आप भेज नहीं पाएंगे, उस पर ज़्यादा आप भेज सकते हैं, इसीलिए वो ज़्यादा बेहतर है। सो आर्ट एंड कल्चर का जितने भी क्वेश्चन अभी आए हैं लास्ट 3 ईयर्स में, उसमें करना है। सभी ने अपना ऑप्शनल पेपर, ये ऑप्शनल तो कोई नॉर्मल है और वो ऑब्जेक्टिव है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन कौन सब्जेक्ट को लेना है ऑप्शनल में बताए थे ना हम पिछली बार। हिस्ट्री के सिवा आप लोगों ने लिया है कोई सब्जेक्ट? क्या हुआ? हाँ, और कोई नहीं लिए? हिस्ट्री के सिवा और कोई लिया है सब्जेक्ट? हिंदी लिटरेचर लिया है ऑप्शनल में, हाँ। और कोई लिया है दूसरा सब्जेक्ट? ज्योग्राफी लिया है, हाँ। और कोई लिया है? देखो इसमें क्या है, ऑप्शनल सब्जेक्ट मैंने पिछली बार बताया था, सभी को मैं बोलता हूँ आप हिस्ट्री ले लो, उसका रीजन आके स्पेशली आपको, ठीक है। हिंदी लिटरेचर नहीं लेना है। हिंदी लिटरेचर पढ़ने का कोई फ़ायदा आपको ना पीटी में मिलता है, ना मेंस में मिलता है, कहीं नहीं मिलता है। और ऑब्जेक्टिव है, और दूसरा है क्वालिफाइंग, उससे मेरिट बनता है क्योंकि क्वालिफाइंग है। हिस्ट्री रखने से फ़ायदा क्या होगा कि हिस्ट्री में जो क्वेश्चन आएंगे ना वो इस तरह से आएंगे कि इजीली आप पास कर जाएंगे। पीटी में फ़ायदा होगा, पीटी के हिसाब से पढ़ेंगे, और मेंस में आपको कोई टेंशन नहीं होता। मेंस के लिए आपको हिंदी लिटरेचर के लिए अलग से फिर पढ़ना पड़ेगा, वो भी क्यों पढ़ना पड़ेगा, तो केवल क्वालिफाई करने के लिए, इसलिए आप उसको नहीं रखिएगा। कोई भी सब्जेक्ट हो, हाँ ज्योग्राफी है आप रख सकते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी आपको फ़ायदा करता है प्रीलिम्स में, इसलिए आप ज्योग्राफी रख सकते हैं। लेकिन क्या है फिर उस वह जो है मेंस में बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आता। एक क्वेश्चन आता है सेकेंड पेपर का सेकेंड सेक्शन में, जिसमें कि ज्योग्राफी और इकोनॉमी दोनों कंबाइंड एक साथ दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसका यही है पूरा का पूरा। तो इसीलिए आपको हिस्ट्री सभी लोगों को ऑप्शनल रख लेना है, और हिस्ट्री चूँकि वैसे ही पढ़ना है। अच्छा, तो इसके हिसाब से आपको करना है। क्लियर है? और कोई डाउट्स वगैरह? कोई डाउट्स है तो बताइए। हाँ, तो क्या प्रॉब्लम है? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होता है, और अगर आपने ऐसे सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया है जिस सब्जेक्ट्स में आपके पास मटेरियल नहीं होगा, तो ये संभावना बन जाएगी कि आप डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं। 33% मार्क्स लाना है उसमें, तो ये डर नहीं है। अगर आपने ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट अच्छे से किया है,
रेगुलर क्लासेस किया है, लेकिन अगर आपने मगध यूनिवर्सिटी के कॉलेजों से आपने पढ़ाई की है या दूसरे यूनिवर्सिटी जहाँ कोई क्लास ही नहीं होता है, 10 क्वेश्चन याद करके जाना है, 5-6 क्वेश्चन लिखना है, लिख लेते हैं। पूरे 3 साल का यही कहानी है, तो उससे आपका ग्रिप तो बना ही नहीं सब्जेक्ट पर। और यदि आपने बहुत अच्छे से ग्रेजुएशन किया है और फिर रखना है और बिना प्रिपरेशन आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के पोजीशन में है, तब तो ठीक है। किसमें फिर अच्छा देखिए हुआ क्या, लास्ट टाइम से ये सब चीज़ें हुई है। पहले तो पूरा डिस्क्रिप्टिव था ना, अभी ऑब्जेक्टिव आया, क्वालिफाई कर दिया गया, उससे जगह एस्से लेके आगे इंट्रोड्यूस किया गया है ना। पहले से आप लोगों ने रखा था सही रखा था, कोई गलत नहीं रखा था। पहले आपका हिंदी अच्छा था या बाकी लोगों ने जो सब्जेक्ट रखा था अच्छा रखा था, बट राइट नाउ अब आप नहीं रखना है वो सब्जेक्ट। इसलिए हिस्ट्री था, हिस्ट्री रखना है, अब नहीं रखना है, ठीक है ना। और कोई डाउट्स है? देखो इसमें क्या है कि अगर आपकी राइटिंग प्रैक्टिस अच्छी है ना, तो शॉर्ट्स और लॉन्ग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर हमें शॉर्ट्स में लिखना हो मौर्य कला को, तो शॉर्ट्स कर सकते हैं। लॉन्ग करना है तो एक एक चीज़ को अलग अलग एलोबरेट करेंगे तो लॉन्ग हो जाएगा। इसलिए शॉर्ट्स और लॉन्ग की प्रिपरेशन के लिए ऐसा नहीं कि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, बल्कि आपको बताएंगे, ओम प्रकाश जी नहीं है, आप बताएंगे ना कैसे इसको करेंगे लॉन्ग और शॉर्ट को। तो उसके हिसाब से क्या है कि एक बिल्कुल कंसाइज करना है। आप लोगों को याद होगा कि जब हम लोग बोर्ड में पढ़ते थे और आज भी है, ये कंसाइज करना होता है, संक्षेपण, और एक दूसरे को कहते हैं पल्लवन। ठीक है, दोनों ही आप लोगों ने किया होगा। सीधा एक वर्ड लिखा, उसको पल्लवन करके 2-3 पेज तक लिखना होता था। ये आपका हुआ एलोबरेट कर देना, बड़ा कर देना, और संक्षेपण जो है 1/3 कर देना। तो ये आपका जो शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको भी लिख के हमको भेजिए कि ये शॉर्ट्स है, हमने लिखा है 150-200 वर्ड में, तो आप अलग से लिखेगा, मैं बताऊँगा इसमें सारी चीज़ें जो है कैसे आएगी। ठीक है, देखो मेंस पास करने का सबसे आसान तरीका यही है कि आपकी राइटिंग स्किल अच्छी हो, प्रेजेंटेशन अच्छा हो, डायग्राम मैप बहुत बेहतर हो, और राइटिंग हैंड राइटिंग अच्छी हो। इसी से आपका मेंस होने वाला है। जिसका भी जो भी सब्जेक्ट है उसके हिसाब से आपके पास वही एक ऑप्शन है। ठीक है ना। कोई क्वेश्चन है ऑनलाइन वाले लोगों का? नहीं है? बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। लिख दिया है, लेट से आए हैं सर। चलो कोई नहीं, मैं आ गया हूँ। तो आप लोगों का कोई और डाउट्स नहीं है? फिर मिलते। देखो ऐसे राइटिंग का पिछला जो है हमने क्लास लिया था, 7-8 लिया है, और वो मेरे चैनल पे वीडियो है, आप लोगों ने देख लिया था। आप तो थे ही उस क्लास में, आपने राइटिंग किया है इससे। पहले ना उसकी फॉर्मेटिंग करनी है, जो मैंने बताया था फॉर्मेटिंग कैसे करनी है। ऐसे जस्ट लाइक बर्गर, आपने देखा है वीडियो कि नहीं मेरा? कैसे उसको हम करेंगे उसके हिसाब से आप करो। आप जब तक आप खुद ही चलाओगे नहीं, तब तक बाइक चलाना, 4 व्हीलर चलाना मुश्किल है। सो पहले आप लिख के मुझे भेजो, फिर मैं उसमें कमेंट्स करूँगा इसमें आप क्या क्या कर सकते हो। हाँ, वो आपको हेल्पफुल होगा। अब बिहारी पे जो आता है ना, बिहारी कल्चर पे कहावत वाला ही आता है। तो हंसिया के ब्याह में खुरपी के गया, खुरपी के ब्याह में हंसुआ, वो मैंने बताया था, वो नहीं आया, तो हो सकता अब आए। या फिर आपका जो है लास्ट टाइम मुझे लगता है कि ये बेतिया मोतिहारी वाला है, वो वाला लेकर उन लोगों ने रखा था। छठ भी मैंने बताए थे। कौन? वो यहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। वो सब एरिया में अलग अलग लोग बोलते हैं। ठीक है, इसलिए कोटेशन को बजाय जो है उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि किस प्रसंग में ये चीज़ें आई है। ठीक है, तो जो भी हम लोग कहते हैं ना, भोज घड़ी कोहरा, वो मैंने कहा है आपको। खुरपी के गीत में हंसुआ के है नहीं, खुरपी के ब्याह में हंसिया के गीत। हाँ, छठ एक पर्व नहीं, हमारा इमोशन मतलब भावना है। देखो ये सब मैं जो बता रहा हूँ ना, अभी नहीं आया तो अगली बार आएगा, यही सब आएगा। ठीक है, और
लोकली जो लोग गांव से आए हैं उनसे कांटेक्ट करो कि उनके दादा दादी नाना नानी क्या क्या बोलते हैं, और वो उसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, तब मैं आपको और उस पर अच्छे से बता पाऊँगा। क्लियर है? हालांकि मैं कलेक्शन करता हूँ, फिर आप लोगों को दे दूँगा। मैथमेटिक्स ग्रेजुएशन है तो क्या इंटरव्यू में? मैथमेटिक्स ग्रेजुएशन में तो पूछेगा। मैथमेटिक्स के एक्सपर्ट वहाँ पे नहीं होंगे, लेकिन जनरली मेरा मैथ नहीं सब्जेक्ट था। मैं बायोलॉजी से मैंने किया था 10+2, और फिर मुझे मैथ में पूछना पड़ेगा तो मैं मैथ में पूछूंगा कि मैथ कहाँ से आया, कौन उसको आगे ले गया, बिहार के मैथमेटिशियन कौन है। ठीक है, a+b के होल स्क्वायर पूछ लूँगा, ट्रिग्नोमेट्री कुछ पूछ लूँगा। ठीक है, कुछ कर्ण भुजा ये जो होता है एक्सिस पे कैसे निकालेंगे वो पूछ लूँगा, लंबाई चौड़ाई कैसे, आयत कैसे होता है, वर्गमूल या फिर स्क्वायर कैसे निकालते हैं ये पूछ लूँगा। समझ में आ गया? मैं नहीं हूँ मैथ का, तो जितनी लेवल तक मुझे मैथ आता है उतना ही तक मैं पूछूंगा। तो उसी तरीके से केमिस्ट्री, फिजिक्स या दूसरे सब्जेक्ट, जैसे मान ली सोशलॉजी मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन सोशलॉजी मुझे इंटरव्यू लेना होगा, तो मैं शुरू ही करूँगा विवाह का टाइप बताओ। ठीक है, और फैमिली जो है कितने टाइप्स के होते हैं, डेमेरिट्स कौन है, मेरिट्स किस में है। अभी सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है कि लेस्बियन गे जो है उसके लिए विधि बनाया अलग से, उसमें आपकी क्या ओपिनियन है। तो ये सब मैं क्वेश्चन सोशलॉजी से जो रिलेटेड चीज़ें हैं, अभी लिव इन रिलेशन में जो है लोग रह रहे हैं तो उसका पॉजिटिव और निगेटिव क्या है, सही है गलत है, ये जितना भी सोशलॉजी से जुड़ा हुआ चीज़ है मैं पूछ लूँगा आपसे। तो ये आपको तो अलग से बिल्कुल अंदर में जाकर तो मैं कुछ पूछ नहीं रहा हूँ कोई भी सब्जेक्ट से। तो उसी तरीके से जितने भी इंटरव्यू में क्वेश्चन आएंगे आपके सब्जेक्ट से, वो हमेशा वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो जनरली लोग जानते हैं। फिजिक्स होगा तो कुछ नहीं पूछेगा, तो सीधे न्यूटन का थर्ड लॉ 1 2 ये पूछेगा। ठीक है, या F=ma पूछेगा, जो लोग नॉर्मली जानते हैं। अगर केमिस्ट्री है तो मैं पूछ लूँगा ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ऑक्सीजन कैसे बनाएंगे, क्लोरीन कैसे बनाएंगे, नाइट्रोजन कैसे बनाएंगे, जो हम लोगों ने बनाया है टेंथ में बनाया है स्कूल में। पता नहीं आजकल लोग बना नहीं रहे हैं या बनवा नहीं रहा है, दोनों में से दोनों चीज़ें आजकल चल रही है। तो हम लोगों का जो समय था स्कूल का वो बहुत अच्छा था, ग्लोरियस पीरियड, जब पढ़ते भी थे बच्चे और पढ़ाते भी थे। और आज का समय बदल गया है, क्या बदल गया है ना। स्कूल में पढ़ाई वढ़ाई नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, केमिस्ट्री का जो बायोलॉजी का अलग से कराना, केमिस्ट्री फिजिक्स सबके अलग अलग जो है वहाँ पे रखे होते थे चीज़ें, हम लोग वो सीखते थे पूरा जो है। आप स्पेक्ट्रम को अभी आप पढ़ेंगे देखेंगे, ठीक है, उसको हम लोग ने घुमा घुमा के और पूरा रूम को पूरी तरह से डार्क करके भी हमने देखा है, कैसे लाइट आ रहा है तो उसके कैसे बन रहा है। और होता था स्कूल पहले खपड़ैल वाला था, उससे लाइट वगैरह का हम लोग अरेंज करते थे। हमारे समय में बहुत लोगों ने बम बना दिया था और फोड़ भी दिया था। हाँ हाँ, हॉस्टल में तो हुआ ही नहीं, स्कूल की बात करा। हाजीपुर देसरी से मैंने हाई स्कूल से किया है, तो वहाँ भी ऐसा किया। और ऐसे ऐसे हमारे सब बैच में थे कि वो H2SO4 तो नॉर्मल चीज़ है, वो तो बाकी चीज़ें बना लेता है। नाइट्रिक एसिड जो है या सल्फ्यूरिक एसिड जो है H2SO4 NH3 ये सब भी बनाता था। और फिर उसके हिसाब से हम लोग नहीं, मतलब दूसरा जो मेरा फ्रेंड था वो बम बना दिया था। तो वो सब विधाता लोग सब, और पढ़ाने वाला टीचर भी बहुत एक्सीलेंट है, बैठ के एकदम बताता था। आजकल तुम लोग क्यूब नहीं देखे होंगे, तुम लोग बीकर नहीं देखे होंगे। हाँ देखा है, किया है, उसमें गर्म करके हाँ प्रैक्टिकल किया है, तब तो तुम लोग अच्छे हो। तब न्यू जनरेशन को नहीं पता होगा, तब करवा रहा है आजकल। मैं सीतामढ़ी कलेक्टर था तो करवाया तो था, सब स्कूल में नया लाइब्रेरी लैब लगवाया था। बट उसमें भी घोटाला होता है ना, कुछ का कुछ लेगा, खाली लगाने के लिए रहता है। हम जाएंगे तो दिखेगा, हम चले जाएंगे तो फिर बेच देगा। खैर छोड़ो, उन चीज़ों को छोड़ के हम अब मेन मैटर पे आ जाते हैं। तो उसके हिसाब से आप लोग करो, हो सकता है कल मिलूँगा। एक्चुअली ऑफिस की व्यस्तता बहुत अधिक रह रही है, इसलिए मैं नहीं आ पा रहा हूँ, लेकिन आप लोगों के साथ कंटिन्यू जुड़ा हुआ हूँ। आप लोग ज़रूर रिटर्न में मुझे भेजिए, ठीक है। नंबर नहीं भेज पाऊँगा क्योंकि स्टूडेंट लोग मेरा नंबर वायरल कर देते हैं।
तो हम लोग अब आर्किटेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। तो आपको बताया कि स्थापत्य कला दो तरह से हम लोग को मिल रहा है पाल कला में। एक मिल रहा है बुद्धिस्ट महाविहार और स्तूपा। स्तूप भी बहुत कम मिल रहा है। ऐसा नहीं कि जैसे मौर्य काल में स्तूप बना, शुंग काल में स्तूप बना, वैसा स्तूप हम लोग को पाल काल में नहीं देखने को मिल रहा है। जो आपको ये दिख रहा है, ये छोटा छोटा स्ट्रक्चर, ये क्या है बता सकता है कोई? दिख रहा है ना वहां से? क्या है? हाँ, क्या है? रूम है। देखो, तब आपने बुद्धिज्म पढ़ा ही नहीं कभी। एक्चुअली इसको कहा जाता है भोटिव स्तूपा, यानी मनौती स्तूप है ये। जैसे हमारे यहाँ हिंदू धर्म में क्या होता है कि हम लोग किसी मंदिर में मन्नत मांग के आते हैं कि अगर पूरा हो जाएगा तो घंटी चढ़ाएंगे। तो वो क्या करते हैं बुद्धिस्ट लोग कि अगर उनका विशेष पूरा होगा तो ये भोटिव स्तूप बनवाते हैं। ये आपको हर एक बुद्धिस्ट साइट पे मिल जाएगा। अब कभी जाने का मौका मिले, या तो आप नालंदा जाइए, बोधगया जाइए, या फिर विक्रमशिला जाइए, कहीं भी जाइएगा तो ये बहुत बल्क मात्रा में मिलेगा। जो मेन वहाँ महाविहार रहेगा उसके अगल बगल में आपको ये बहुत सारे मिल जाएंगे। आप इवन आप महाबोधि टेम्पल में जाकर देखिएगा, वहाँ भी ये मिल जाएंगे आपको, जिसको कहा जाता है भोटिव स्तूपा, यानी मनौती के लिए ये स्तूप बनाए जाते हैं। ठीक है, आपको हिंदू टेम्पल का होगा। अब है स्थापत्य कला को हम लोग अगर महाविहार को है तो महाविहार हमारे यहाँ 3 हैं जो पाल काल में सबसे इम्पोर्टेंट है। पहला है उदंतपुरी, जिसका एविडेंसेस नहीं मिल रहा है हम लोग को, बस लिटरेचर में मिल रहा है। उदंतपुरी हमको पता भी है कि वहाँ है, लेकिन अभी उस जगह की खुदाई नहीं हुई है, तो ये धरती के गर्भ में छुपा हुआ है ये यूनिवर्सिटी। दूसरा है विक्रमशिला महाविहार, जिसके बारे में हम शुरू से भी आपको फोटोग्राफ्स दे रहे हैं। और तीसरा है सोमपुरा, जो कि बांग्लादेश में है, ढाका के नज़दीक है, पहाड़पुर में, ये यहाँ पे है। अगर आप देखेंगे तो ये महाविहार में बहुत ही परिपक्व रचना है। इवन अगर विक्रमशिला महाविहार से भी ज़्यादा बढ़िया से उसको बनाया गया है। क्योंकि देखिए, जब भी राज्याश्रय मिलेगा किसी आर्ट को तो जाहिर सी बात है कि वो बहुत निखर के आएगा। जैसे अगर हम अपना घर बनाने जाएं तो हम लोग सोच सोच के टाइल्स लगवाएंगे कि कितना बजट आ रहा है, लेकिन आप जाकर देखिए बापू सभागार को, बढ़िया बढ़िया हॉल उससे आगे फेल हो जाएगा जितना बढ़िया सा हो, क्योंकि वो राज्याश्रय से बना हुआ है। इवन अगर ऑडिटोरियम देखना है तो प्राइवेट छोड़ दीजिए, अगर आपको विमेंस कॉलेज ऑडिटोरियम में कभी जाने का मौका मिलेगा तो सिनेमा हॉल भी उतना बढ़िया नहीं है जितना बढ़िया विमेंस कॉलेज का ऑडिटोरियम है। इतना बेहतरीन सीट है जो बढ़िया बढ़िया कॉलेजेस में नहीं है। तो वो क्या होता है, राज्याश्रय से हुआ है, उनको अपने पैसे से तो करना नहीं था। तो जब ये राज्याश्रय मिलेगा तो वहाँ पे क्या होता है कि आर्ट निखर के आएगा, क्योंकि उसमें क्या होता है कि पैसे की पाबंदी खत्म हो जाती है, क्योंकि राजकोष तो खुला हुआ है ही। और राजा जब खुद बौद्ध धर्म को मान रहा है, चूंकि पाल शासक थे तो बौद्ध, हिंदू, जैन तीनों धर्म को वो लोग मान रहे थे, तीनों धर्म को उन्होंने प्रश्रय दिया था। ठीक है, तो ये हमारा विक्रमशिला विहार का एंट्रेंस है। अब आप देख रहे हैं, इंटरव्यू के लिए तो ये एंट्रेंस आप देख रहे हैं। चूंकि जब भी हम लोग को महाविहार मिलता है तो बहुत कम चांसेस रहेगा कि वो पूरा मिलेगा, क्योंकि जो उस समय आए आक्रांता, जो भी आए बाहर के, उन्होंने इसको डिस्ट्रॉय करने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। तो ये इसका एंट्रेंस है, देख रहे हैं, एक एंट्रेंस गेट होता था। चूंकि अगर ये जो आपको डेकोरेशंस मिल रहा है वो भारतीय पुरातत्व संरक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के किसी मॉन्यूमेंट पे जाइएगा तो ये डेकोरेशंस आपको मिल जाएंगे, क्योंकि ग्रासिंग, क्योंकि उनका एक हॉर्टिकल्चर ब्रांच होता है जो इस मॉन्यूमेंट को मेंटेन करता है। ठीक है, ये अनदर व्यू है, देख रहे हैं कैसे ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, ये बहुत बड़ा था। चूँकि यूनिवर्सिटीज बनाए इसीलिए जाते थे कि वहाँ बहुत सारे लोगों को पढ़ाया जाए। और राज्याश्रय मिल रहा है, जो अभी जिक्र किया आप लोग, जिसको पिलर कह रहे थे, ये एक्चुअल में अब देखिए इसका पूरा क्लियर आपके सामने आ रहा है, क्योंकि उस समय छोटा सा फिगर था तो आप लोग उसको पिलर्स, और ये देख रहे हैं गोल गोल। तो जैसा जिसका सामर्थ्य है वैसा वो भोटिव स्तूप बनवाएगा। अगर
हम लोग क्या करेंगे, भगवान जी मेरी मन्नत मांगने जाएंगे तो अगर हमारे पास सामर्थ्य है 1 किलो लड्डू चढ़ाने के लिए तो हम 100 मतलब किलो कह के आते हैं। हम लोग कहते हैं बजरंग बली के पास जाएंगे कि अगर हो जाएगा तो 1 किलो, अगर नैवेद्यम चढ़ाने की बात आएगी तो कहेंगे आधा किलो लड्डू चढ़ाएंगे। जनरली देखिए, अब बड़े लोगों की बात छोड़ दीजिए, जनरली एक कॉन्सेप्ट होता है अगर लड्डू चढ़ाना हो तो 1 किलो चढ़ा देंगे, जब नैवेद्यम की बात होगी आधा किलो, भगवान पूरा हो जाएगा तो आधा किलो नैवेद्यम चढ़ाएंगे। क्यों? नैवेद्यम बहुत महंगा है, जितना में ये लड्डू 1 किलो होगा उतना में वो आधा किलो होता है। तो ये आप देख रहे हैं, ये सामर्थ्य को, चूंकि ये आपको ऊपर में दिख रहा है थोड़ा सा, तो ये कंजर्वेशन किया जाता है, क्योंकि जब ये एक्सपोज हो जाएगा तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ये दायित्व तो बनता है कि इस मॉन्यूमेंट का संरक्षण वो बहुत अच्छे से करे, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन के पास ये जाए। चूँकि अगर इसमें देखेंगे तो जो ये संरक्षण होता है, आप देख रहे हैं इसमें चूना उना का और सीमेंट का यूज किया गया है, जो कि गलत है एक तरह से, क्योंकि आर्कियोलॉजी का पुरातत्व का नॉर्म्स कहता है कि हमको जो स्ट्रक्चर जैसा मिलता है हमको एज इट इज उसको कंजर्व करना ही नहीं कि हमको अगर 4 गो ईंटा मिला है तो 10 ईंटा और जोड़ के उसको बना दें, नहीं, आपको जैसा मिलता है एज इट इज वैसा ही आपको कंजर्व कर देना है फर्दर जनरेशन के लिए। ठीक है, ये है आपका सोमपुरा महाविहार। देखिए कितना खूबसूरत है, यानी अगर बंगाल में उनका शासन चल रहा था, क्योंकि बांग्लादेश बंगाल का ही हिस्सा था, देखिए कितना खूबसूरत है। टेक्नोलॉजी देख सकते हैं, अगर हम उसके कला को पढ़ रहे हैं कि उन्होंने आर्किटेक्चर इतना बढ़िया बनवाया था तो उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। हाँ, ये बांग्लादेश में है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि आपको, चूंकि विजिटर्स जा रहे हैं और ये आप पूरा देख रहे हैं, ऑक्टागोनल टाइप का इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक इसका एक अनदर व्यू है, देख रहे हैं इसकी खूबसूरती। हाँ, एक्चुअली जो बनाया जाता था महाविहार, देखिए जब भी यूनिवर्सिटी जो भी बनेंगे उसको इस तरीके से बनाया जाता था कि जो बाहर से आए, क्योंकि हमको ये नहीं था कि लोकल लोगों को ही सिर्फ पढ़ाना है, हमारे यहाँ इंटरनेशनल स्कॉलर आते थे। आप नालंदा का अगर इतिहास भी पढ़े होंगे तो वहाँ क्या होता था कि बाहर के लोग आ रहे हैं और द्वार पे उनसे जो द्वारपाल होता है वो 10 सवाल पूछता है, जवाब दोगे तो अंदर जाओगे, ना तो वहीं से लौटा देते थे। आप समझ जाइए कि द्वारपाल कितने शिक्षित होते थे। आजकल तो उतने टीचर शिक्षित नहीं हो रहे हैं जितना वो द्वारपाल शिक्षित होते थे। तो ये चूंकि उनको मानना था कि हम अगर विदेश में अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, विदेश के स्कॉलर हमारे यहाँ आ रहे हैं, तो हम तो वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे ना, वैसी सुंदरता उस मॉन्यूमेंट में होनी चाहिए। हमारे यहाँ ही अगर आप जाकर देखिए, पटना यूनिवर्सिटी में बहुत कम विदेश से 2-4 लोग आते हैं पढ़ने के लिए, आते हैं 2-4 लोग, लेकिन आप BHU चले जाइए, DU चले जाइए, JNU चले जाइए, वहाँ एक हॉस्टल उनके लिए पूरा है। लेकिन अब सरकार, बिहार सरकार भी कर रही है क्या, पटना यूनिवर्सिटी को मतलब काफ़ी अच्छा अभी सारा हॉस्टल वगैरह सब बन रहा है, सारा चीज़ बन रहा है कि अगले 5 साल के बाद हो सकता है यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में विदेशी स्कॉलर आए पढ़ने के लिए, क्योंकि वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है और ये पॉसिबिलिटी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पटना में, मगध में आप जाइएगा तो जो एंशिएंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट है उसमें PhD करने के लिए बाहर से सार्क कंट्री के बहुत सारे स्कॉलर आते हैं, क्योंकि एक तो गया यानी बोध गया उनके लिए धार्मिक रूप से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी बुद्धिस्ट लोग हैं, हम लोग ना गया बोल देते हैं, बाहर के जब भी जाइएगा जो बाहर से आएगा वो कहेगा गया जी, नहीं सुने कभी, गया जी बोला जाता है। और अगर क्या नाम हो गया, नाम कब हुआ हमको तो नहीं, हम तो नहीं कभी सुने हैं। नहीं, ये एक्चुअली ये भक्ति भाव को दिखाना है, क्योंकि हमारे यहाँ हिंदू धर्म में एक आस्था है ना कि जब तक आप गया नहीं गए आपको मोक्ष नहीं मिलने वाला है। तो कहीं भी बाहर से लोग गया आते हैं तो उसको गया नहीं कहेंगे, वो गया जी कहते हैं। क्योंकि हम लोग की बोलचाल की भाषा हम लोग हमेशा गया गया बोलते रह गए तो हम लोग नहीं उतना रिस्पेक्ट दे पाते हैं, क्योंकि वो हमारे यहाँ का जगह है ना। तो एक कहावत है ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर। तो ये हमारा मॉन्यूमेंट है, हमारा कल्चर है, तो हम इसकी ज़्यादा अहमियत को नहीं जानते हैं।
लेकिन अगर वही बाहर के लोग आएंगे तो उसकी अहमियत, तो देखिए इसका ये रिफ्लेक्शन दिखाता है कि उस समय जो बाहर के स्कॉलर आ रहे हैं उसके हिसाब से सही में ये यूनिवर्सिटी था। यूनिवर्सिटी का मतलब ही क्या होता है, यानी वो ग्लोबल होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ यहाँ के बच्चे पढ़े उसमें, नहीं, पूरे यूनिवर्स के बच्चे पढ़ सकते हैं, वैसा वो इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाना चाहिए। ठीक है, देखिए जब इसको, चूंकि आप आर्कियोलॉजी में आप नहीं हैं, हम लोग उतना ही एक्सपोज करते हैं जितना को अच्छे से संरक्षित कर सकें, पूरा नहीं एक्सपोज कर देंगे कभी भी। क्यों, कारण क्या है? और वही हो गया ना। देखो, एक कहा जाता है कि ये जमीन के अंदर अगर 1000 साल और भी रहेगा ना, कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि वो एडजस्ट हो चुका है। लेकिन जैसे वेदरिंग में आएगा उसका डिकम्पोजिशन शुरू हो जाता है, पूरी तरह से क्षरण हो जाएगा। और आधा पार्ट इसलिए छोड़ दिया जाता है कि जब नेक्स्ट जनरेशन आए, उनके पास आधुनिक टेक्नोलॉजी हो सकता है वो हमसे भी बेहतर तरीके से इसको एक्सपोज करेंगे। आप देख रहे हैं, देखिए जो आपको मैंने बताया टेराकोटा प्लेक्स, देखिए ये सारे इसके ये बने हुए हैं। जो आपको बताया कि मिट्टी, जो स्कल्पचर के साथ साथ मिट्टी के जो प्लेक्स मिल रहे हैं, वो ये प्लेक्स का मतलब होता है एक छोटा बड़ा सा वो ईंट टाइप का रहेगा और उसमें कथानक को दिखाया जाएगा, यानी हो सकता है कि पूरी स्टोरी आपको उसमें देखने को मिल जाए। तो ये हमारा है जो स्थापत्य कला। चलिए अब लिख लेते हैं। हेडिंग डालिएगा पाल कला। लिख लिए पाल कला। इसको 3 भागों में बांट दीजिए। एक में लिख दीजिए स्थापत्य, एक स्थापत्य कला, दूसरे में लिखिएगा मूर्ति कला, और तीसरा हो जाएगा चित्रकला। ठीक है, अब स्थापत्य के नीचे उसके जस्ट नीचे लिखिएगा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म में क्या क्या मिलता है स्थापत्य में हम लोग को? महाविहार। स्तूप पे करने का मतलब है क्योंकि उस समय ना चैत्य मिल रहा है ना महाविहार में, दोनों चीज़ ही आ रहा है। हम आपको अभी थोड़ी देर पहले बताए ना, उस समय स्तूपा ज़्यादा नहीं मिल रहा है, तो उसमें ये हेडिंग पे एक स्टार पॉइंट देकर लिख लीजिएगा महाविहार और स्तूप। महाविहार और स्तूप। अब मूर्ति कला में मूर्ति कला और
हम डिवाइड अभी करने के लिए फिर तुम लोग को लास्ट पिछली बार भी मना किए ना कि सब टाइटल में पहले नहीं घुसना है। जब हम टाइटल बोल रहे हैं, देखिए आप लोग क्यों नहीं समझना चाह रहे हैं। देखिए आपको डांटते होंगे, आपको भले बुरा लगता होगा, लेकिन हम आपको चाहते हैं कि आप पॉइंट पहले सब टाइटल में मत जाइए ना। मुख्य टाइटल हम बताएं, उसके बाद हम टाइटल डिवाइड करें, उसके बाद ना हमको जब डिस्क्राइब करने के लिए आपको बोलेंगे तब कीजिए। हम सिर्फ पॉइंट्स बोल रहे हैं, हमको सिर्फ पॉइंट सुनना है आपसे, उसको डिवाइड करने का क्या जरूरत है। हाँ, थोड़ा देर पहले हम गला फाड़ फाड़ के बताए हैं, अभी मृण मूर्ति कला नहीं जान रहे हो, टेराकोटा। तो लिखो, मूर्ति कला के नीचे लिख लो कांस्य मूर्ति, कांस्य मूर्ति, पाषाण मूर्ति और मृण मूर्ति। मृण मूर्ति टेराकोटा, टेराकोटा। और चित्रकला में लिख लो, चित्रकला में क्या मिलता है? हाँ, क्या उसको कहते हैं? पांडुलिपि और भित्ति चित्र। बस लिख लो पांडुलिपि और नीचे भित्ति चित्र। बाबू उसके बाद आएगा। तुम लोग क्यों सब टाइटल में घुस रहे हो, हमको ये नहीं समझ में आ रहा है। अभी थोड़ी देर पहले ही डांट सुना है, फिर तुम सुन रहे हो। हम बार बार कह रहे हैं ना कि देखिए आपका यही आदत सुधार लेना है। हम एक एक वाइज आपको सर अभी क्या बता के गए हैं, जितना बढ़िया से आप पॉइंट दे के लिखिएगा आपकी मार्किंग उतनी अच्छी रहेगी। हम बोल रहे हैं ना, समय देंगे आप उसको इलेबोरेट कैसे कर सकते हैं। आप सर का सुने ना, जब आपसे जबरदस्ती हम डायग्राम बनवा रहे थे तो आप लोग क्या बोल रहे थे कि नहीं बनेगा, लेकिन हम फिर भी बोले ना कि नहीं आपको बनाना ही पड़ेगा। अभी सर बता के गए ना। देखिए आप सब टाइटल पे मत जाइए, हम बार बार आपको कह रहे हैं सब टाइटल पे जब जाना होगा तभी जाएंगे। अभी से ये आदत निकालिए कि जब हम लोग टाइटल्स लिख रहे हैं, अभी हम सिर्फ डिवाइडेशन कर रहे हैं, हम क्या जरूरत है सब टाइटल पे हमको जाने का। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा कि सब टाइटल पे हमको नहीं जाना है अभी। ये हो गया ना। देखिए अब इसके 3 पार्ट को हम लोग देख लिए। स्थापत्य क्या है, मूर्ति कला क्या है और चित्रकला क्या है। उसमें तांत्रिक और जो आप बता रहे थे वो सब जब चित्रकला जब हम डील करेंगे ना उस समय ये क्या है, अभी आपको अपना कॉपी सजाना है। अभी आपने क्वेश्चन लिखना शुरू किया। जैसे देखिए क्या होगा ना कि जैसे एग्जामिनर देखेगा अच्छा इसने पाल कला दे के बस इसको 3 भाग में बांटा, उस तीनों का सब टाइटल दे दिया, यानी आपका जो प्रेजेंटेशन हो रहा है ना बहुत अच्छा जा रहा है, यानी कि ये पूरी तरह जान रहा है इस कला के बारे में। अब एक एक करके हम इसको अध्ययन करेंगे। और अगर इसमें आर्किटेक्चर में आपने लिखा था मंदिर, मंदिर का लिखा तो बौद्ध धर्म का जो स्तूप लिख लिया, उसके बाद फिर से एक एरो दीजिएगा आर्किटेक्चर में, और इसमें लिखिएगा हिंदू धर्म, हिंदू धर्म, हिंदू धर्म, और नीचे में फिर पॉइंट्स देके मंदिर, मंदिर। बस उसी में जो आर्किटेक्चर का जो स्थापत्य कला जो था उसी में ये नीचे में पॉइंट उसी में जाएगा। बस टेबल ही अभी बन रहा है। आपका टेबल तैयार हुआ क्या? तुम एकदम नीचे सब लिखते रहे, टेबल नहीं बनाया? वैसे टेबल हम अभी बनाए थे। ठीक है, तुम्हारा तुम्हारा तुम्हें वैसी बना ली हो। हाँ नहीं, वही वही चीज हमको, और सब लोग टेबल जैसे बताए वैसे ही बना रहे हैं ना। फिर कहाँ दिमाग है आपका? टेबल जैसे हम आपको बता रहे हैं, याद रखिएगा जब हम आपको एक लाइन ले गए उसके बाद हम 3 भाग में इसको बांट रहे हैं, आप तीनों भाग के नीचे लिखते जाइए ना। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है?
हो रहा है, आपका जगह कम पड़ा इसलिए आप नीचे ले गए हैं, वो ठीक है, लेकिन वो एक ही लाइन में तुम लोग दोनों मतलब बगल में हो इसलिए लेंगे नहीं। देखिए तो कल पे मत छोड़िए। आप लोग अभी सर से क्या सुने कि जितना अच्छा कॉपी उतना अच्छा। हम आपको अब लिखने का तरीका बता रहे हैं और आप लोग अपने तरीके जैसे पुराना लिख रहे थे वैसे लिख रहे हैं। देखिए क्या है कि ये इंडेक्स तैयार हो रहा है, जैसे कॉपी सामने आएगा ना आपका वहीं शुरू हो गया। जैसे वो इंडेक्स देखेगा ना उसको पता चल जाएगा कि नहीं ये बच्चे में जान है, बहुत अच्छा लिखा होगा। अब शॉर्ट ही लिखना रहेगा तो हम सिर्फ इंडेक्स दे देंगे ना, एक पेज में कितना लिखेंगे। इसीलिए ये चीज नहीं। और जो आप लोग समझ रहे हैं कि हमको कॉपी यहीं से दिख जाता है, बहुत नज़दीक नहीं है, बहुत दूर है कॉपी, लेकिन हमको दिख रहा है इसलिए हम टोके हैं। और देखिए ये हमेशा आप याद रखिएगा कि जब आपकी कोई गलती मुझे नज़र आ जाएगी हम टोक देंगे। ये नहीं कि हम आपसे ये सोचेंगे कि आप क्या सोचेंगे, उससे नहीं कोई फर्क पड़ने जा रहा है। आपकी कमी को दूर करना ही मेरा काम है। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले सर यही चीज़ बताएं कि जितना अच्छा राइटिंग करना है, डायग्राम बनाना है, आपका ये करना है, जो भी अगर मैपिंग कर सकते हैं मैपिंग कर सकते हैं कि कहाँ भागलपुर है, विक्रमशिला कहाँ है, अगर आप मैप बना सकते हैं वो भी अच्छी बात है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हैं हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ में लिख लीजिए थोड़ा सा। कला मानव के रचनात्मक कल्पनाओं की अभिव्यक्ति होती है। साथ ही इसके किसी काल या समाज विशेष की संस्कृति का पहचान भी होता है। आप समझ गए इस चीज को। देखिए कला का मतलब ही आप समझिए कि हमारे अंदर जो पॉजिटिव आ रही है, हमारी पॉजिटिव सोच कला को जन्म देती है और निगेटिव सोच उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। क्योंकि हम अगर कुछ अच्छा सोचेंगे तब ना कुछ अच्छा बनाएंगे। अब हम किसी के बारे में निगेटिव सोच रहे हैं, मूर्ति भी बनाने जाएंगे तो सोचेंगे ना, बना के मूर्ति अगर बन भी गया तो हम सोचेंगे ना कि इसका सर तोड़ के देखे कैसा लगता है। ये हमारी निगेटिव सोच है, क्योंकि हमारी रचनात्मक सोच नहीं है। हम अच्छा बना भी दिए तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे अंदर अगर निगेटिव थॉट चल रहा है तो देखेंगे अच्छा सर के साथ इतना अच्छा लग रहा है, तब तोड़ के देखते हैं कैसा लगता है। ये आपकी निगेटिव सोच बताती है। कभी भी देखिए हम आपको हर दिन पॉजिटिव सोच के लिए इसीलिए प्रेरित करते हैं। हम अपने अंदर निगेटिव चीज़ों को नहीं देंगे, जो हमारी पॉजिटिव चीज बस उसी को रखेंगे। निगेटिव जो भी आएगा उसको भूलते जाएंगे। ठीक है, ये लिखिए। पाल कला ने न सिर्फ गुड आफ्टरनून सर। पाल कला ने न सिर्फ सर उस फुल स्टॉप के बाद अभी चेंज नहीं कर रहे हैं, पैराग्राफ चेंज नहीं किए। बहुत अच्छा करो 4 लाइन इंट्रोडक्शन नहीं है, उसमें 2 बार पैराग्राफ चेंज कीजिएगा आप। अगर इंट्रोडक्शन देना है तो कम से कम देखिए 5-6 लाइन भी अगर रहे ना तो फिर आप पैराग्राफ मत चेंज कीजिएगा। इंट्रोडक्शन का जो होता है ना थोड़ा सा लंबा पैराग्राफ चलता है, ये हमेशा आप लिखने के लिए जान जाइए। जो पहला पैराग्राफ होता है ना 10 से 12 लाइन भी अगर जा रहा है ना तो भी वो बहुत ज़्यादा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि आप उसका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। जैसे नेक्स्ट पैराग्राफ होगा ना तो
तो उसका इंट्रोडक्शन खत्म और उसकी विशेषता शुरू हो जाता है। ये हमेशा याद रखिएगा, चाहे वो ऐसे राइटिंग भी कर रहे हैं ना, तो देखिएगा जैसे नेक्स्ट पैराग्राफ आता है इंट्रोडक्शन उसमें नहीं रह जाता है, उसकी विशेषता शुरू हो जाती है। इसीलिए कभी भी ये हड़बड़ी नहीं करना है, एकदम जैसे लग रहा है कि हमसे ज़्यादा तुम ही लोग हड़बड़ी में रहते हो जाने का। अभी टाइम है आधा घंटा। लिखो, पाल कला ने न सिर्फ मौर्य कला की परंपरा को आगे बढ़ाया, मौर्य कला की परंपरा को आगे बढ़ाया, बल्कि बिहार की कलात्मक संस्कृति को बढ़ाया, बल्कि बिहार की कलात्मक संस्कृति को समृद्ध किया, जिसकी पहचान राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखी जा सकती है, गुड आफ्टरनून सर। गुड। ठीक है। तो ये हमारा, अब जैसे हम क्वेश्चंस लिखें, सबसे पहले हमने टेबल दे दिया हमारा आर्ट है क्या। ठीक है, हम पहले डिवाइड कर दिए कि हम आर्ट को कितने चरण में अब आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। देखिए, क्वेश्चन लिखने का पैटर्न यही रहेगा। सबसे पहले हमने पाल कला दे के पहले हम उसको डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि ये मौर्य कला की परंपरा को ये आगे ही नहीं बढ़ा रहा है, बल्कि उसको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ले जा रहा है। आप देखेंगे कि पाल कला में बहुत सारे ग्रोथ होते हैं, चाहे वो मेटल जो आर्ट होता है, या फिर स्टोन आर्ट होता है, या टेराकोटा आर्ट होता है। टेराकोटा भी पहले सिर्फ मूर्तियाँ, मूर्ति बनती थी, अब टेराकोटा प्लेक्स बनने लगे हैं, बड़े बड़े टेराकोटा की मूर्तियाँ बनने लगी है। स्टोन में भी आप देखिएगा तो स्टोन में भी बहुत ज़्यादा, क्या बोलते हैं उसको, ज्वेलरी और जो इनके इनकारनेशंस आ जाते हैं। अगर विष्णु की मूर्ति देखिएगा तो उसमें 10 अवतार का भी जिक्र किया गया है। तो ये बताता है कि कैसे कला फॉर्म डेवलप हो गया, जो कि मौर्य काल में कम था, जो पाल काल में आके बहुत ज़्यादा हो जाता है, और ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को स्थापित कर देता है। देखिए, ये तरीका जैसे आप लिखिएगा ना, तो वो आप डायग्राम देखने के बाद जैसे पढ़ेगा तो कहेगा कि नहीं, ये अब कुछ इसमें और। देखिए क्या होता है, कॉपी में जिज्ञासा बढ़ेगी। जैसे आप अच्छा आंसर लिखिएगा, आपका जिज्ञासा बढ़ते जाएगा जो कॉपी जांच रहा है, क्योंकि वहां तो कॉपी पढ़ के नंबर देना है। ऐसा तो नहीं ना है कि बित्ता से नाप लिया और नंबर बैठा दिया, वो नहीं होता है। तो आप उसका जिज्ञासा बढ़ाइए। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, स्थापत्य कला। स्थापत्य कला में दे दीजिएगा स्टार करके, स्थापत्य कला। ठीक है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या थी, इसमें किस चीज का सबसे ज्यादा यूज किया गया स्थापत्य कला में? कैसा ईंट था? लाल ईंट था। तो पकी हुई बोलो ना, पक जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो लाल ही होगा। तो पकी हुई, फिर मटेरियल। हम सब टाइटल पे क्यों जा रहे हो? हम मेटलिक साउंड हम अभी पूछ रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट तो ये क्या है कि पकी हुई ईंटों का प्रयोग करना, ये सबसे बड़ी विशेषता है पाल काल का। तो लिखिएगा, लिखिए स्थापत्य कला, हेडिंग दे दिए, एरो दे के लिखिए। इस काल की स्थापत्य कला की, इस काल की स्थापत्य कला की
कला की सबसे बड़ी विशेषता, सबसे बड़ी विशेषता स्थापत्य में पक्की ईंटों का प्रयोग था। पक्की ईंटों का प्रयोग था। नेक्स्ट पॉइंट, इस काल के स्थापत्य बौद्ध एवं हिंदू धर्म से प्रभावित माने जाते हैं। बौद्ध धर्म एवं हिंदू धर्म से प्रभावित माने जाते हैं। लिख लिए? अब पहला हेडिंग डालिएगा फिर से 1 नंबर देके, महाविहार। महाविहार पहला पॉइंट, पाल शासकों द्वारा क्यों बनवाया गया था? महाविहार का निर्माण क्यों कराया गया था? तो पहले निवास की पहले शिक्षा इंपॉर्टेंट था। महाविहार का निर्माण पहले निवास के लिए कराया गया, तब शिक्षा के लिए, शिक्षा केंद्र के रूप में बाद में। तुम लोग जस्टिफाई बहुत अच्छा करते हो। एक चीज होता है ना कि अगर तुम लोग गलत भी बोलोगे ना तो उसको जस्टिफाई बहुत अच्छे से करते हो कि पहले रहेगा तब ना पढ़ेगा। सर बाबू, पहले वो शिक्षा केंद्र के रूप में बनेगा तब ना तुम रहने जाओगे, कि पहले ही जाके अभी बना है ये नहीं है तुम लोग जाके वहां रहने लगो। देखो तुम लोग जस्टिफाई बहुत अच्छा करते हो, और तुम लोग अपने स्तर पे अगर सही में अगर नहीं जानकारी देना टीचर को तो तुम लोग उसको कहोगे कि नहीं आप गलत हैं सर, और अगला टीचर ये मानने को विवश हो जाएगा कि नहीं लग रहा है मुझे में ये कमी है, क्योंकि तुम लोग इतना अच्छा उदाहरण दे रहे हो कि सर रहेगा तब ना पढ़ेगा। अरे बाबू, जब तक शिक्षा केंद्र के रूप में बनेगा नहीं तो तुम रहने के लिए जाओगे कहां? ये चीज देखो, ये हमेशा से ये तुम लोग का नहीं प्रॉब्लम है। बच्चे पता है इतना स्मार्ट आजकल के हो गए हैं कि वो अपने आप को सही और टीचर को गलत साबित कर ही देंगे। लेकिन बाबू हम भी इसी जनरेशन के, हम पहले के जनरेशन के नहीं हैं। हम भी अपनी पूरी तैयारी से आते हैं कि आप लोग जो क्वेश्चन पूछते हैं ना, अगर हम आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं समझिए कि मेरा उस पर कमांड जरूर रहेगा, क्योंकि हम अगर पुराने जनरेशन के रहेंगे ना तो आप लोग सही में और मानने पर विवश हो जाएगा टीचर, नहीं सही सोच रहा है। वही ना, एक उसको सपोर्ट करेगा और पीछे से वो सबसे ज्यादा सपोर्ट करेगा। बाबू एक चीज नहीं तो एक चीज जान जाओ, ये क्या आज का हॉस्टल है? क्या पढ़ने आए चाहे नहीं आए, आप हॉस्टल में भाड़ा दे दिया, आपको रख लिया, ये आज का हॉस्टल समझ रहे हो? बाबू वहां पे एक दिन भी अगर आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा ना, एक दिन नहीं रोकने देगा। ये नहीं कि हम आप 5,000 रुपया रेंट दे रहे हैं तो हम हॉस्टल में रह के कुछ करें, पढ़ें, चाहे दिन भर गांधी मैदान घूमे या बोरिंग रोड घूमे, उससे कोई मतलब नहीं है। उसको सिर्फ पैसे से मतलब। उस समय वो चीज नहीं था कि बस सिर्फ पढ़ने के लिए, वो शिक्षा का केंद्र था।
वो हाउसिंग कॉम्प्लेक्स नहीं था। आप ये गलतफहमी अपने अंदर से निकाल दीजिए कि बौद्ध भिक्षु जो रह भी रहे थे ना, वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस है, या तो वो टीचर होंगे या फिर स्टूडेंट होंगे। और सबको रखने लगे ना, तो फिर जैसे अभी 2 अक्टूबर को बिहार म्यूजियम फ्री हुआ था, आप लोगों के साथ न्यूज में देखे होंगे, 20,000 लोगों ने बिहार म्यूजियम देखा था। हाँ, क्योंकि इतनी भीड़ थी। क्योंकि हम लोग भी, हम तो जाते नहीं है, क्योंकि फिर हमको फ्राइडे को जाना ही है। फ्राइडे को इनविटेशन है, फ्राइडे को आपका क्लास 3 बजे से हम लेंगे, क्योंकि मुझे 5 बजे वहाँ से इनविटेशन है, इसलिए हम वहीं जाएंगे। इसीलिए हम आपको पहले पढ़ा लेंगे, पढ़ाई 3 बजे से, मतलब ज्योग्राफी के जगह पे हम पढ़ा लेंगे सर, हमारी टाइम में पढ़ाएंगे। क्योंकि वहाँ पे एक नया एग्जीबिशन लग रहा है, मतलब इसका श्याम का, अलग कंट्री है, और चूंकि उसमें जो चीफ गेस्ट है हमारे टीचर ही हैं जो दिल्ली में हमको पढ़ाए थे। चल सकते हो उस दिन, अगर 5 बजे चलना है, हम कल पता कर लेते हैं कि हाँ बच्चों को ले आ सकते हैं। तुम लोग 5 बजे गेट पे मिल जाओ मुझे, हम गेट पे ही मिलेंगे आपको। हम कल पूछ के आपको बता देंगे कि स्टूडेंट का एंट्री है कि नहीं, तो आराम से चल सकते हो। कम से कम हाई टी तो मिलेगा ही, चाय और पकौड़ा मिल जाएगा खाने को वहाँ। हाँ, चटनी रहेगा। नहीं तो हम जाएंगे, इसीलिए हम उस दिन सोचे हैं कि फ्राइडे का क्लास आपको 3 बजे से ले लेंगे, क्योंकि मुझे तो जाना, देखो वहाँ जब भी मुझे रहेगा कोई फंक्शन, क्योंकि हमारे जितने भी गुरुजी लोग हैं पूरे इंडिया में, क्योंकि हम लगभग एक यूनिवर्सिटी के टीचर से नहीं पढ़े हैं, लगभग इंडिया में जो टॉप मोस्ट टीचर थे वो हम लोग को आते थे पढ़ाने के लिए। इंडिया में जो अपने फील्ड का एक्सपर्ट रहेगा वही आएगा आपको पढ़ाने के लिए। अगर इंस्क्रिप्शन का एक्सपर्ट अगर साउथ इंडियन कोई टीचर है तो वही आएगा पढ़ाने के लिए, ना कि वहाँ का वहाँ कोई फैकल्टी होता ही नहीं था। वहाँ एक एक टॉपिक पढ़ाने के लिए बाहर से टीचर आएंगे, और पूरे इंडिया से आते थे। लेकिन दुर्भाग्य ये था कि बिहार का कोई टीचर नहीं गया हमको पढ़ाने के लिए। बिहार का उम्मीद करते रह गए कि टीचर कोई आ जाए कभी पढ़ाने के लिए, कभी नहीं पढ़े 2 साल में। अब है कि हम लोग चले जाते हैं, तो ये बिहार वाली कमी अब दूर हो गई है, लेकिन हम लोग के समय ये चीज़ था। ठीक है, तो अब ये आपसे पूछें तो आप लोग ये हमेशा याद रखिएगा कि सबसे पहले वो इम्पोर्टेंट था शिक्षा केंद्र के रूप में, तब जाके वो बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए होता है। जब तक केंद्र के रूप में डेवलप ही नहीं होगा तो बौद्ध भिक्षु पहले से अपना डेरा जमा लेगा वहाँ। देखिए, जब केंद्र बनेगा तब किसी को अलॉटमेंट होगा रहने के लिए, ये नहीं कि पहले अलॉट कर दे। जो आप लोग के हिसाब से कि रहेगा तब पढ़ेगा, तो वैसा नहीं है। फर्स्ट प्रायोरिटी ही होता है वो शिक्षा केंद्र के रूप में है। लिख लीजिए, पाल शासकों द्वारा मूलतः शिक्षा केंद्र के रूप में तथा बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए इसका निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, इस काल के प्रमुख महाविहार कौन कौन सा था? तीनों तो यहां लिखे हुए हैं। उदंतपुरी कोस्ट में लिख लीजिएगा गोपाल, यानी गोपाल ने उसको बनवाया था जी, बिहार शरीफ में ही है। सोमपुरी या सोमपुरा, कहीं कहीं सोमपुरी मिलता है, कहीं कहीं सोमपुरा मिल रहा है, कहीं सोमपुर बिहार मिलता है। इंग्लिश में लिखोगे तो ये सोमपुरा हो जाता है, हिंदी में सोमपुर भी या सोमपुरी भी बोला जाता है इसको। सोमपुरी कोस्ट में लिख लो वर्तमान ढाका,
तथा धर्मपाल द्वारा विकसित तथा धर्मपाल द्वारा विकसित विक्रमशिला महाविहार, विक्रमशिला महाविहार। नेक्स्ट पॉइंट, इस महाविहार में शैक्षणिक गतिविधि होती थी। शैक्षणिक यानी टीचिंग्स होगा, शैक्षणिक गतिविधि होती थी जबकि कुछ कमरों में भिक्षु का निवास स्थान था। नेक्स्ट पॉइंट, यानी समझ गए इस पॉइंट को। देखिए जितने भी कमरे हैं तो सारे में तो पढ़ाई होगा नहीं, अगर सब में पढ़ाई ही होगा तो लोग रहेंगे कहाँ, तो कुछ में एजुकेशनल एक्टिविटी होगी, कुछ में वो रहेंगे। जनरली देखो महाविहार में जो घर थे जो बने हुए थे, जो हॉस्टल जिसको कह रहे हो, तो उसमें एक बड़ा सा परांगण होगा, ठीक है। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो अगर ये कॉन्सेप्ट जान जाइए कि क्या रहेगा, ये परांगण, इसके चारों तरफ ये सेल बने रहेंगे जिसमें एक बौद्ध भिक्षु के रहने की पूरी जगह रहेगी। जबकि ये रहेगा तो इसमें क्या होता है कि एक चैत्य गृह बनाए जाते थे जो रह रहे हैं, जो आपने जो कॉन्सेप्ट बोला, जब महाविहार कहने से वो सब कुछ आ जाता है। इसमें क्या रहेगा कि एक तरफ यहाँ पूजा करने के लिए इनका चैत्य गृह रहा, ठीक है। यहाँ पे कोने पे एक कुआं रहेगा, ठीक है। यहाँ पे एक हर्थ रहेगा यानी चूल्हा रहेगा तो खाइबो तो करेगा वो लोग। तो ये चीजें आपको लगभग जहां भी महाविहार का कॉन्सेप्ट रहेगा ये आपको मिल जाएगा। इतना ये सारे सेल्स बने रहेंगे, ये सब में एक एक बौद्ध भिक्षु के लिए कभी कभी 1 स्टोरी रहेगा, 2 स्टोरी रहेगा, एक सेल। अगर आपने सेल नहीं देखा है कि कैसा होता है तो यहाँ बुद्धा पार्क में चले जाइए, वहाँ भी एक एक सेल बने हुए हैं। जो विपासना वाले जो लिए हुए अभी जो बी ब्लॉक, ए ब्लॉक, सी ब्लॉक है, उसमें आप रिक्वेस्ट करके आप सेल को देख सकते हैं, सेल कैसा होता है। यानी एक बौद्ध भिक्षु के रहने के लिए सफिशिएंट जगह रहेगी, ठीक है। देखिए ये सब चीजें आप लोग को समझना चाहिए जब हम बना रहे हैं। तो अगर आप बनाना चाहें तो बहुत अच्छे से इसका डायग्राम ऐसे करके बना सकते हैं, ठीक है। जब आप बना रहे हैं महाविहार को तो एक चौकोर बढ़िया सा कॉन्सेप्ट पे नालंदा का ये करके ये बना सकते हैं आप। देखिए आपको अपने आप को जितना अच्छा दिखा सकते हैं एग्जाम्स में, हाँ जितना क्रिएटिव करोगे उतना अच्छा नंबर आएगा। ये हमेशा याद रखो, आप कितना पढ़ें उससे कोई मतलब नहीं है। कल हम इसका टेस्ट लिए, आप लोगों में जानकारी की कोई कमी नहीं है, लेकिन हाथ पैर कांप रहा है तो क्या फायदा उस जानकारी का, मुझे ये बता दो। यानी आपकी जानकारी हमेशा पॉजिटिव वे में लगनी चाहिए, लगे कि नहीं हम जो जान रहे हैं उससे नया इनोवेशन कर सकते हैं। तो जितना सजा सकते हैं क्यों नहीं हम महाविहार बना दें बढ़िया से। आप लोग फोटो देख लीजिएगा कि महाविहार कैसा होता है, खूब बढ़िया से खींच दें इसको, आपको बुक्स में मिल जाएंगे फोटोग्राफ्स। आप उसके आधार पे थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे महाविहार लिख रहे हैं, एक कोने पे छोटा सा बना दिए, तो ये क्या होगा कि आपको अगले को लगेगा कि नहीं ये लिख भी रहा है, पढ़ा भी है और इसने देखा भी है। देखिए मार्क्स आते हैं जो डायग्राम क्यों कहता है कि आपने उस मॉन्यूमेंट को देखा। जैसे आपसे ज़बरदस्ती स्तूप का फोटो बनवाएं, पिलर्स का फोटो बनाएं, उसका रीज़न यही था
कि ये अगले को, देखिए आपने देखा नहीं देखा उससे उसको कोई मतलब नहीं है, लेकिन जैसे आप डायग्राम बना रहे हैं यानी कि इसने माइन्यूटली ऑब्जर्व किया इस चीज को कि जब तक पढ़ेगा नहीं, जब तक अपने मन से थोड़ी लिख देगा, तो ये चीज होगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट लगभग महाविहार में, जो आपने चैत्य की बात की थी कि सर चैत्य भी होता है, चैत्य होता था, हर महाविहार में चैत्य होता था, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स जो होगा उस कॉम्प्लेक्स के अंदर, क्योंकि क्या होता था कि वहाँ एक टाइम निर्धारित होता था, पूजा का टाइम, पढ़ने का टाइम, खाना खाने का टाइम। ऐसा नहीं है कि जब मन किया उठे मुंह उठाए चले गए खाना खाने, नहीं मिलेगा। जैसे हॉस्टल में कोई रहा है, हॉस्टल में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, खाना खाने के एक टाइम रहता है, 8:30 से अगर 9:30 है तो अगर 9:45 हो गया तो आपको खाना नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलने, देखो वो एक अलग है, वो एक्सेप्शनल केस हुआ कम मिलने का, नहीं तो वो बंद कर देते हैं मेस को। तो फिर तो नियम जो होता है वो हर चीज के लिए टाइम निर्धारित होता है, और हॉस्टल की लाइफ सबसे मतलब होता है टफ लाइफ में कहा जाता है कि खाना अच्छा लगे तो और नहीं लगे तो फिर भी खाना पड़ता है। आपका वहाँ कोई रईस ही नहीं चलेगा। घर पे क्या होता है, नहीं मन किया मम्मी दूसरा चीज़ बना के फटाफट दे देंगी, लेकिन हॉस्टल में जो रह गया है ना उसको घर के खाना में कोई कमी नज़र नहीं आता है, कभी वो खाने की बुराई कर ही नहीं सकता है, नहीं बुराई कर सकता है। जैसे हम लोग हॉस्टल में रहे हैं ना, हम लोग को कुछ मिल जाए भरपेट खाएंगे, नहीं भी खाना अच्छा लगेगा ना चबा के उसको निकल जाएंगे, लेकिन पेट भरना चाहिए। क्योंकि जब हम हॉस्टल में गए थे पहली बार दिल्ली पढ़ने के लिए, तो वहीं जो हेल्थ बना वहीं बना, 2 साल में 24 किलो वजन बढ़ा था, क्योंकि सरकारी धन बहुत सूट करता है ना, सरकार का खाना था। तो क्या हुआ कि यहाँ से जब गए थे 49 किलो के गए थे, जब पढ़ने गए दिल्ली 49 किलो मेरा वजन, वहां से जब लौट गए थे 74 किलो वजन था। तुम समझ सकते हो क्या स्थिति, जबकि खाना मुझे एकदम अच्छा नहीं लगता था। तो हम क्या करते थे ना कि चबा के, पहले गए तो पहले तो बहुत बुरी स्थिति हो गई थी, चबा के निकल जाते थे, और 2-3 कटोरी दाल रोज पी लेते थे कि चलो भात नहीं अच्छा लग रहा तो दाल ही पी लो, बस हो गया। सलाद ले आते थे क्योंकि मेस हम लोग को खुद से चलाना होता था, तो आराम से खूब सलाद खाओ, हेल्थ बढ़ गया। उससे पहले मेरे फादर हमको मोटा करने के लिए बहुत मेहनत किए थे, बहुत खर्च किए, कुछ नहीं फायदा हुआ। हम बोले कि देखिए यही होता है, सरकारी धन हमको बहुत सूट करता है, हम सरकार में रहेंगे तो बहुत मोटे होंगे। उसके बाद से बहुत अब मेहनत किए कि पतले हो जाए, अब नहीं कुछ होता है, एक बार जो हो गया सो हो गया। तो जो हॉस्टल में रह गया कभी खाने की बुराई नहीं कर सकता, कभी नहीं। तुमको कैसा भी खाना मिलेगा ना वो चुपचाप खाओगे, क्योंकि जो हॉस्टल में रहते हैं उनको पता है कि खाना कितना मेहनत से मिलता है। तो ये अब देखिए यहाँ पे इनके लिए हर्थ भी बने हुए हैं, यानी चूल्हा भी है, ऐसा नहीं है कि बिना चूल्हा के, ये चूल्हा भी है, आपको कुआं भी है। अगर आपको नहीं ये देखे हैं ना तो कभी नालंदा जाने का मौका मिलेगा तो जो इधर टेम्पल नंबर 3 के जो अपोजिट में लगातार जो महाविहार हैं, आप उसमें देखिएगा ये सारा स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा, सारा स्ट्रक्चर मिल जाएगा। वो भी चूल्हा बड़ा बड़ा होता था। तो ये सारी चीजें, तो यहां अब देखिए ये बना रहे हैं। इसके नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, इसके अलावा शैलेंद्र वंशीय शासक, शैलेंद्र वंशीय शासक, क्या नाम था शासक का? बालपुत्र देव, सही है। शासक बालपुत्र देव ने एक बौद्ध महाविहार का निर्माण कराया तथा धर्मपाल ने नालंदा महाविहार को क्या दिया था? नालंदा महाविहार को क्या?
200 गांव दिया था, 200 गांव दान में दिया। दूसरा डालिए टॉपिक, स्तूप। हाँ, वहीं पे जैसे नालंदा में इसका इंस्क्रिप्शन मिलता है, बालपुत्र देव का जो शैलेंद्र वंशी शासक है, उसका इंस्क्रिप्शन मिलता है कि यहाँ पे इसने महाविहार का निर्माण कराया था। कौन सा महाविहार है अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन ये इंस्क्रिप्शन मिलता है नालंदा से कि इसने किया था। ठीक है, स्तूप लिख लिए। दूसरा नंबर दीजिएगा, नंबर 2। तो स्तूप का निर्माण हुआ है पाल काल में। तुम लोग बहुत स्मार्टली जवाब देते हो, इसीलिए हम तुम लोग से पहले पूछ लेते हैं, तब हम उसके बाद हम अपना बताएंगे। मतलब क्या हुआ है ये तो बताइए। हम तो इसीलिए आधा बात बताए हैं ना कि आप लोग क्या पढ़ के आए, क्योंकि हम आपसे कल बोले थे कि कुछ पढ़ के आइएगा। मतलब एक कहावत वही कि गुरु जी आप हमको दे के जा रहे हैं, हम आपको समर्पित करके यहीं से जा रहे हैं, हम कुछ लेके नहीं आपका जा रहे हैं। हाँ, नहीं मिला। और कोई कुछ पढ़ा है? देखिए, इसने कोई नया स्तूप नहीं बनवाया। ठीक है, जो स्तूप थी बस उसको सिर्फ संरक्षित करवा दिया था। ठीक है, तो लिख लीजिए पॉइंट देके। पहला पॉइंट, पाल काल में स्तूपों का विकास नहीं किया गया। पाल काल में स्तूपों का विकास नहीं किया गया, परंतु पहले से चली आ रही स्तूपों को संरक्षित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए वस्तुओं को संरक्षित कर इन स्तूपों में रखा गया। संरक्षित कर इन स्तूपों में रखा गया, यानी ये स्तूप नया नहीं बनवा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उस समय ये लोग ज़्यादा कंसंट्रेट किए थे महाविहार बनवाने पे। टेम्पल्स भी बहुत कम मिल रहे हैं, जो भी हम लोग को मिल रहा है महाविहार मिल रहा है, और स्कल्पचर्स इस पे इन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया था। ठीक है, तीसरा हेडिंग डालिएगा, मंदिर निर्माण। मंदिर निर्माण, तो मंदिर निर्माण में क्या इनका योगदान रहा है? मंदिर, हम बौद्ध धर्म का मंदिर थोड़ी पूछ रहे हैं। लोग कहाँ दिमाग फिर अब छुट्टी पे चला गया कि 6 बज गया। हम मंदिर पूछ रहे हैं।
मंदिर किस में रहता है? सही में तो लोग 6 बजते बजते दिमाग काम करना बंद कर देता है। हमको पता है कि 6 बज चुका है, बस हम हेडिंग डलवाए नहीं लिखवा रहे हैं, लेकिन इतना तुम लोग मत कंफ्यूज हो जाओ। मंदिर बोलने से ही हिंदू धर्म का बोध होता है। नाम लेने से, देखिए महाबोधि टेम्पल हम लोग बोलते हैं, उसके अलावा बताइए कौन सा बौद्ध ये है? जनरली वो बौद्ध विहार के रूप में जाना जाता है। तब महाबोधि टेम्पल नाम से आपको याद आ गया कि मंदिर होता है। अभी आपको क्या बताएं? पाल कला में 2 चीज़ बताएं ना। आर्ट आपने शुरू में बस कॉपी में लिख लिए, कुछ दिमाग में नहीं आया। हम आपको हेडिंग में क्या दिए थे? कम से कम इसको भी तो याद कर जाते। अभी थोड़ी देर पहले हम इसको दिखाए थे। इतना मेहनत करके हम पावर पॉइंट बना रहे हैं तुम लोग के लिए। हम चाहते हैं कि आपको विजुलाइज करें। देखिए नोट्स लिखाना बहुत आसान होता है, कोई भी टीचर जितना इतना समझाना नहीं चाहता है। बस आपको जल्दी 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 कहिएगा, 4 से 5 दिन में सारा नोट्स लिखवा देते हैं। आप भी खुश, हम भी खुश। जब इसमें हम दे रहे हैं कि बुद्धिस्ट में महाविहार और स्तूपा है और मंदिर किस में है? हिंदुइज्म में है, तो फिर अब पूछने का अगर कॉन्सेप्ट है तो आप महाबोधि टेम्पल से उसको तुलना कीजिएगा कि सर वहाँ भी है। मंदिर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, क्योंकि हमको पता है कि 6 बज गया है तो तुम लोग का दिमाग थोड़ा सा हो जाता है कि जाना है। मंदिर पढ़ाएंगे, आप मंदिर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, कौन सा मंदिर बनवाया गया है। ठीक है, थोड़ा सा पढ़िए, अच्छा रहेगा आप लोग के लिए कि आपको समझ में आएगा। मेरा देखो, मेरा बोली आप लोग को हो सकता है खराब लग रहा होगा क्योंकि इतना डांट देते हैं, लेकिन ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि मेरे डांट के पीछे आपका कैरियर छुपा हुआ है। क्योंकि अगर हम आपको नहीं हर चीज में रोकेंगे, फिर जिस चीज के लिए आप आए हैं वो चीज आपके अंदर नहीं आएगा। तो कुछ तो पढ़ोगे, जैसे आज कुछ कुछ पढ़ के आए हो, मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग जवाब दे रहे हैं। तो जब आप जवाब देंगे ना, तब मुझे लगता है कि नहीं हम पढ़ा रहे हैं तो सही वे में जा रहे हैं। अगर आप एक भी क्वेश्चन का जवाब नहीं देंगे तो 2-3 क्लास के बाद खुद मेरा ही मनोबल गिरने लगेगा कि लग रहा है मेरे अंदर कमी है कि हम आपको पढ़ा नहीं पा रहे हैं। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि थोड़ा सा पढ़ के आइए। देखिए आपको बता ही दिए 3-4 टॉपिक ही पढ़ना है, मौर्य आर्ट, पाल आर्ट, पटना कलम और मधुबनी पेंटिंग, 4 ही पढ़ना है। 4 में से एक तो 100% रहेगा ही, तो फिर क्या दिक्कत है। और लिखने का तरीका, आप लोग को बार बार कह रहे हैं, लिखने का तरीका सही करिए। आप लोग, तुम लोग एक जगह बैठ रही हो तो इसका मतलब दोनों एक में मिला के लिख रही है। मतलब एक कुआं में डूबेगा तो दूसरा डूबे जाएगा कि उसको दबा देगा और कि डूब जाए। कॉपी करने का ही मतलब नहीं है। तुमको नहीं समझ में आ रहा है कि इससे कॉपी कर रही है कि तुमने से कॉपी की है। हम मान ही नहीं सकते। अगर हम दिख रहा है यहां से कि दोनों का एक ही पैटर्न था, पैटर्न दोनों का एक ही था, तो आप लोग एक सही पैटर्न से देखिए। जब हम आपको बता रहे हैं कि लिखने का तरीका है ना, देखिए सर भी इसी चीज़ के लिए आपको बताने के लिए आए हैं कि कैसे आपको पढ़ना है, कैसे करना है। जब आप इस चीज़ को फॉलो करिएगा ना, ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि नेक्स्ट जैसे जैसे क्लासेस बढ़ेंगी, आपके लिखने की टेंडेंसी धीरे धीरे बदलते जाएगी और आपके अंदर एक अच्छा ग्रोथ दिखेगा। अगर आप नहीं सीखना चाहते हैं तो फिर हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। अगर आप सीखना चाहते हैं तो सही बात है कि हम जिस हिसाब से आपको पढ़ा रहे हैं आप सीख जाएंगे। लिखने का तरीका बता रहे हैं, आप लिख लेंगे। अब ये नहीं कि हमको दिमाग में जो कि करेंगे वहीं, एक गांव में नहीं कहा सुने हो, पूरा पंचायत हो जाता है, सब फैसला हो गया, लेकिन कहेगा कि हम खूंटा यहीं गाड़ेंगे। तो वो अगर अपने दिमाग में आप रिजिड होके आए हैं कि सर कुछो बोलें, करेंगे वही जो हमको करना है, फिर हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। देखिए हम आइडियाज इसीलिए आपको दे रहे हैं कि हम चाहते हैं कि देखिए जो लोग भी जिस ये से मेहनत कर रहे हैं बस वो सफल हों। देखिए सफलता बहुत कुछ आपको एहसास दिला देगी, बहुत सारे दोस्त बना देगी, लेकिन जब असफल रहिएगा ना और 5 साल के बाद वापस गांव जाइएगा
तो गांव का लोग यही कहेगा आप कितना भी पढ़ने में तेज रहिए, अरे पटना में जाके आवारागर्दी करता होगा इसीलिए इसका रिजल्ट नहीं हुआ। लेकिन अगर आपका रिजल्ट आ गया तो सोच लोगों की बदल जाती है। जैसे रिजल्ट आया, अरे वो तो दिन भर पढ़ता था, वो किताब से दूर तो रहता ही नहीं था। यानी सोच बदलती है आपके सक्सेस से। तो क्यों नहीं हम उस सोच को बदल दें लोगों को अपने प्रति। हम सोचने के लिए विवश कर दें कि तुम मेरे प्रति जब भी सोचो अच्छी चीजें सोचो, मेरी कमियां भी तुमको एक अच्छाई लगे, वो सोच बनाएंगे। तो वो सिस्टम लेके मत आइए कि जो भी सब कुछ हो गया लेकिन खूंटा हम वहीं गाड़ेंगे, वो सिस्टम लेके नहीं चलेगा। यहाँ आपको लिखने का आदत डालना होगा, क्योंकि ये जस्ट खत्म करेंगे, इसके बाद बिहार का इतिहास हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए बिहार का इतिहास में भी मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है कि हम पढ़ाएं, तो इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को और लिखने का मौका मिलेगा और अपने आप को रिवाइव करने का। एक बार पढ़ लीजिए, 2 बार पढ़ लीजिए, उसके बाद एक कॉपी में लिखने की आदत डालिए कि हम कितना इसमें से लिख पा रहे हैं। देखो नोट्स बनाना, कॉपी करके उसको बढ़िया सा सजा कर नोट्स बनाना एक अलग थिंग है। हम अगर कॉपी में लिख रहे हैं तो समझ जाइए कि जितना वर्ड आप लिख पा रहे हैं ना, वही आपका एग्जाम में उससे भी शॉर्ट हो जाएगा एग्जाम में जाके। अगर हम आपको मौर्य कला 6 पेज लिखवाए हैं तो एग्जाम में लिखते लिखते वो 3 पेज पे चला जाएगा। तो अगर वो 3 पेज में अगर आप लिख रहे हैं तो कौन सा पॉइंट छूट रहा है और कौन सा रह रहा है, कम से कम ये तो प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग। वो हम देखिए, हम आपके लिए पढ़ाने के लिए आप जैसे पढ़ना चाहिए, देखिए हम इसीलिए ये अरेंजमेंट जो कर रहे हैं स्मार्ट क्लासेस टाइप का, ये सारा चीज़ हम आपको दे रहे हैं इसीलिए कि आपके समझ में एकदम अंदर तक दिमाग में घुस जाए। इसीलिए इतना जो आप देखिए सोमपुरा आपने सिर्फ पढ़ा था, हम आज आपको सोमपुरा महाविहार दिखा दिए। विक्रमशिला आप पढ़े होंगे, बहुत सारे लोग विक्रमशिला का फोटो नहीं देखे होंगे, हम आपको दिखा रहे हैं ना। वैसे ही जो स्कल्पचर्स आएंगे उन सबका फोटो दिखाएंगे। तो हम चाहते हैं कि आप लोग के अंदर जो भी ग्रोथ हो वो बहुत अच्छे वे में जाए, पॉजिटिव ग्रोथ हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।